हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछली दो क्लास से हम लोग अपना सेविंग इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग दो में कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है वो सीख रहे थे, उन्हीं पर फोकस था। आज उसी से आगे थोड़ा सा आए हैं। अब वही इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले सवाल हैं, लेकिन अगर ये तीन में हो जाए कि तीन जैसे ए बी सी का हो जाए तो किस प्रकार सवाल बनता है ये देखते हैं। बहुत प्यारा कंसेप्ट है आज का, तो सीखते हैं। Income of A, B, C are in the ratio 7:10:12 and their expenditure are in the ratio 8:10:15. If A saves 20% of his income, then find the ratio of their savings. A, B, C की आय का अनुपात 7:10:12 है तथा उनके खर्च का अनुपात 8:10:15 है। यदि A की बचत आय का 20% है तब उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। किनकी बचत का? A, B, C का। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। वही इनकम किसकी? ए, बी और सी की, और वो उनका एक्सपेंडिचर। क्या एक्सपेंडिचर है? पहले इनकम का अनुपात लिखते हैं 7, 10 और 12, और खर्च का क्या अनुपात है उनके? 8, 10 और 15, और किसका अनुपात पूछा? उनकी बचत। अब मेरी बात समझिए, एक हिंट है, उसी से काम को स्टार्ट करेंगे कि ए की बचत आय का कितना परसेंट है? 20%। मतलब 20% मतलब 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5। तो एक बचाता है 5 में से। कितना बचाता है? एक बचाता है 5 में से। तो इसका मतलब अगर उसकी इनकम अगर 5 है तो उसकी जो सेविंग है वो 1 है। तो 5 में से 1 बचाया तो उसका खर्चा 4 निकल के आ जाएगा। हाँ यार, 4 निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या बोला? इनकम जो सेविंग है वो 20% है। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में दे रखा है 20% है, तो 20/100 मतलब 1/5। तो 5 में से 1 बचाया तो कितना खर्च किया? 4। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है, आय और खर्च का अनुपात है, वो अनुपात क्या होना चाहिए? 5:4। गौर से देखिए, उसकी आय और खर्च का अनुपात क्या होना चाहिए? 5:4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि यही तो कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर ये 5:7 में है? क्या नहीं है। तो इसको पहले 5:7 में आपको बनाना पड़ेगा, और वो 5:4 में आपको बनाना पड़ेगा। 7 बोल रहा हूँ, 5:4 में आपको बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा अब वो समझेंगे। उसके लिए ना सबसे पहले तो ये वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। बराबर करने का मतलब है इसको 8 से गुणा और इसको 7 से गुणा। क्यों भाई? अगर मुझे आय और खर्च समझना, आय और खर्च का अनुपात 5:4 करना है, तो किसी भी चीज का अनुपात 5:4 करना है, कोई भी अनुपात करना है, तो उसके लिए उस अनुपात में करने के लिए पहले उसको बराबर करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? बराबर करना जरूरी है। तो मतलब ये 7 था, ये 8 था, तो इसको 8 से गुणा, इसको 7 से गुणा। तो अब देखो ये बराबर हो गया। और अब मुझे एक बात बताओ, अब ये बराबर बराबर, ये भी 56, ये भी 56, गौर करिए, ये भी 56 और ये भी 56 है। तो अब इसको 5-4 में बांटना है, तो इसका मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 4। हो जाएगा? हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये 8 से और ये 7 से गुणा करने पे ये बराबर हो गया, एक अनुपात 1 हो गया। ये 5:4 बटेगा, मतलब कोई भी अनुपात बट ही तब पाएगा जब वो चीज पहले बराबर हो। पहले ए और बी की वैल्यू को बराबर, मतलब ए के आय और खर्च को बराबर करो। तो ये 7 और 8 तो 8 और 7, मतलब ये एक अनुपात 1 हो गया। एक अनुपात 1 होने के बाद में आप इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 4 से। क्यों? क्योंकि आय और खर्च जो है वे जो है वो 5:4 है। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो सबसे पहले आय और उसको खर्च को बराबर कर दिया, फिर उसको 5 से 4 से। अब ख्याल ये रहे, ये सारा का अनुपात तो बराबर रहना चाहिए ना। तो अगर ये किससे गुणा हुआ? 8 गुणा 5 मतलब 40 से गुणा हुआ है, 40 से। तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 40 से। क्यों? क्योंकि भैया अनुपात तो सेम रहना ही चाहिए ना सारा का सारा। भाई 7:10:12 था, अभी 7 को आपने 40 से गुणा कर दिया, तो सारा का सारा किससे गुणा होगा आपका? ये 40 से गुणा होगा कि नहीं होगा? 40 से गुणा। और ये सारा का सारा किससे गुणा होगा? 7 और 28, तो ये भी 28 से गुणा होगा, और ये भी किससे गुणा होगा? 28 से गुणा होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? क्योंकि अनुपात आपका सेम रहना चाहिए, कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले मैंने अनुपात लिखा, फिर बोला ए अपनी आय का 20% बचाता है, तो 1/5, 5 में से 1 बचाया तो 4 खर्च किया, तो मतलब आय और खर्च का अनुपात 5:4। आय और खर्च का अनुपात 5:4 है, तो आय और खर्च का अनुपात 5:4 बनाने के लिए सबसे पहले तो वैल्यू को बराबर बनाना पड़ेगा, और बराबर बनाने के लिए इसको 8 से गुणा, इसको किससे गुणा? 7 से गुणा। तो पहले बराबर हो गया, फिर ये 5 से गुणा और ये 4 से गुणा हो गया, और ये 5 से और ये 4 से हो गया, तो इसका मतलब ये 40 से गुणा हो तो पूरा 40 है, ये 28 है। अब कुछ नहीं रह गया, अब सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉर्मेलिटी रह गई है। तो 8×5 = 40, 40 × 7 कितना? इधर लिखो क्या मैं? इधर दोबारा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आपका बचा नहीं है, तो यहाँ पर वापस मैं आय लिख देता हूँ। ए, बी और सी की, और यहाँ पे उसका खर्च।
40 गुणा 7 280 होता है मेरे हिसाब से, ठीक है 280 हो गया। 40 गुणा 10 400 हो गया कि नहीं हो गया? अब तो फॉर्मेलिटी से क्लियर, 12 चौका 48 मतलब ये 480 हो। आई थिंक क्लियर है बात, है ना? और ये कितना हो गया 8 2 7 56 और 56 गुणा 4 224 है जी, 224 हो गया। 28 गुणा 10 280 हो गया जी, 280 हो गया। और 28 गुणा 15 280 और 28 को 5 करेंगे तो 140 और 140 हो जाएगा आपका 420, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 420 सही गुणा किया है मैंने। 28 गुणा 15 ही था ना, हाँ 15, तो 28 गुणा 15 280 हो गया। 28 पंजो 140 और 140 प्लस 280 0 8 4 12 और 420 ठीक है 420 हो गया। अब देखिए इसकी सेविंग का अनुपात देख लीजिए, 280 में से 224 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 230 50 256 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 400 में से 280 जाएगा तो क्या बचेगा 120 बचेगा 120 बचेगा ना। और 480 में से 420 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 60 बचेगा, क्या बचेगा आपका 60 बचेगा। तो ये अनुपात आ गया 56 अनुपात 120 अनुपात 60 आ गया। यस और आंसर आ गया। और आगे इसको और छोटा कर सकते हैं मतलब अनुपात को, अगर चाहे तो 4 से कट जाएगा, ठीक है 4 से कट जाएगा तो 14 चौक 56 30 और ये आपका 4 से कटेगा तो 15 और ज्यादा नहीं कर सकता है और नहीं कर पाएगा। तो 14 अनुपात 30 अनुपात 15 आपका सेवी का आंसर आ गया। तो कुल मिला के मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, इतना सब बताना चाह रहा हूँ कि सरकार अगर 2 में सवाल आ गया, 3 का आ गया, फिर अनुपात पूछ गया तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, वो अनुपात इनकम का लिख दिया, एक्सपेंडिचर का लिख दिया। अब ए अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है 20% बचाता है, तो 20% मतलब 1/5, तो 5 में से 1 बचाया तो 4 खर्च किया, तो मतलब आय और खर्च का अनुपात 5:4 होना चाहिए। किसका? ए का, ये होना चाहिए। तो आय और खर्च का अनुपात 5:4 ए का बनाने के लिए सबसे पहले ये 7 था ये 8 था, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, टू मेक रेशियो 5:4 फर्स्ट। अरे क्या लिखना है बात में, तो लिखने क्या जरूरत है, सीधा ही मतलब 7 और 8 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इसको 8 से 7 से, फिर ये बराबर हो गया एक अनुपात एक, अब ये 5 से, अब ये 4 से। अब ये पूरा नंबर 40 से, तो ये पूरा 40 से गुणा होगा, ये 28 से तो 28 से, फिर तो हमने सिर्फ और सिर्फ माइनस किया। और ये सबसे सही अप्रोच है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने की। यस और नो? उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज समझ में आई होगी। आइए ऐसा ही क्वेश्चन और देखिए बच्चों, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ वैल्यू चेंज करिए, मैंने कोई भी कंसेप्ट में चेंज नहीं है। पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर देखिए। Income of ABC are in the ratio 3:7:4 and their expenditure are in the ratio 4:3:5. If A saves 42/7% of his income, then find the ratio of their share. ABC की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि A की बचत आय का 14 से 2/7%, तो पहले तो इसी को लपेट लेते हैं। 14 से 2/7% सब लोग जानते हैं, 14 से 2/7% होता है 1/7। कितना होता है 1/7, मतलब आय अगर 7 है तो कितना बचाता है 1 बचाता है। तो खर्च कितना करेगा 6 करेगा, तो इसका मतलब 6 करेगा, तो मतलब आय और खर्च का अनुपात कितना होना चाहिए 7/6। क्या इतनी कहानी समझ में आई है आपको? यस और नो? कुछ तगड़ी बात तो है नहीं। 14 से 2/7% 1/7 होता, तो 1 बचाया 7 में से, तो कितना खर्च किया 6 खर्च किया। तो आय और खर्च का अनुपात कितना है 7/6, और ये 7/6 है। तो आओ आप लिख लेते हैं, ये शुरुआत में लिख लिया, अब आय लिख लेते हैं। आय कितनी है 3, थोड़ा बड़ा लिख दूर लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो। 7 और 4, और ये इनकम है ABC की, और खर्च क्या है भाई 4 3 और 5, यही है बेटा। यस सुनो, यस सुनो। अब ये 7/6, वही बात A की जो आय है वो 7/6 में करनी है आपको। तो 7/6 बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसका अनुपात बराबर करना होगा, ये जो सीखा था हमने। तो इसका मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। क्या ये कहानी समझ में आई? इसको 4 से, इसको 3 से, 4 12 बराबर हो गया। और अब इसको किस अनुपात में बांट दें 7/6, मतलब इसको किससे गुणा 7 से, और इसको किससे गुणा 6 से। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? यस और नो? एकदम क्लियर है। तो इसका मतलब ये किससे गुणा हुआ पूरा 28 से गुणा हुआ, तो मतलब ये पूरा किससे गुणा हुआ 28 से, और ये भी 28 से, और ये किससे गुणा हुआ 18 से, तो ये भी 18 से, और ये भी 18 से। क्या कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं है।
अब घटा देते हैं, घटाओ 4 गुणा 3 तो कॉमन ही ले लो, तो 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 6 गया 1, तो मतलब ये 12 बचेगा, सेविंग माइनस करना, मैंने सीधा माइनस किया, थोड़ा दिमाग लगाया। कैसे दिमाग लगाया, तो इस 4 गुणा 3 12, 12 7 84, पूरा गुणा करना, पूरा गुणा 12 7 84 और 4 की 12 12 6 72, 84 माइनस 72, तो ऐसे भी कर लो भाई, ये 84 बन रहा है, ये 72 बन रहा है, इसको घटाओगे तो 12 आएगा। लेकिन मेरे भाई 4 गुणा 3 तो कॉमन ही आ जाएगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा, सीधा ही कर लो। हाँ यार, ये सुनो। और अब इसमें देखो 7 गुणा 28 और 3 गुणा 18, 28 7 कितना होता है, 28 आता है होता है आपका 28 7 7 8 56, 5 7 19 14, 14 और 5 19 196, ठीक है 196 हो गया। और 18 दिए 54, 18 दिए 54 होता है ना। और अब 54 इसमें से घटा देंगे तो 2 और 19 में से 5 जाएगा तो 19 में से 5 जाएगा तो आपका 14 बचेगा कि नहीं। हाँ यार, अब 28 गुना 4 होता है आपका 112, आई थिंक 56 तो 112, और 18 बजे होता है 90, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 22, हाँ ये 22 हो गया। और ये किसका अनुपात आ गया, घटा दिया इनको, ये अनुपात आ गया बच्चे में, और इसको छोटा कर लो तो 2 से कटेगा 6, ये 71 और ये 11, 6 71 और 11, ये सेमी का रेशियो। कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता अब चाहे 2 के बजाय 3 में भी आ जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी इसी प्रकार, लेकिन मेथड यही रहना चाहिए, कोई एक फ्लाई के चक्कर में नहीं पढ़ना है। 14 से 2/7% जैसे उसने बोला, तो 14 से 2/7% कितना होता है 1/7, मतलब 7 में से 1 बचाया तो कितना खर्च किया 6, तो मतलब आय और खर्च का अनुपात कितना है 7:6। अब एबीसी की आय थी 3 7, एबीसी की आय का अनुपात है 3 7 4 और खर्च का अनुपात 4 3 5, तो आपने सबसे पहले 7/6 करना है इनकम और आय का एक का, तो पहले बराबर किया 4 और 3 से गुणा किया, ये बराबर हो गया तो इसको 7 से इसको 6 से गुणा कर दिया ताकि ये 7:6 में आ गया बेटा। अब इसको पूरे को 28 से गुणा किया और इस पूरे को 18 से गुणा किया और फिर 10 हमने माइनस कर दिया, तो आई थिंक अब ये प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। आओ बच्चों नेक्स्ट बच्चा पूछो। देखो बच्चों ये 3 में ही सवाल है और 3 का ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीका है पूछने का, तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। The ratio of expenditure of ABC is 16:12:9 and their total income is 1020. Find the share of B's income if they save 20%, 25% and 40% of their income. ABC खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनके कुल आय 1020 है, तो B का हिस्सा बताओ यदि अपनी आय का 20%, 25%, 40%। अब मेरी बात समझिए, पिछली बार आय और खर्च का अनुपात दे रहा था और बचत पूछ रहा था, इस बार आपको खर्च दे दिया, कुल आय दे दी और बचत का प्रतिशत दे दिया, तो अब थोड़ा सा इसने चेंज किया चीजों को, 2 चीज तो दी है ना, खर्च दिया है और बचत दी है और इससे आय निकाली। तो पहले तो इसका मतलब देखो कुल आय 1020 है, बी की आय निकालनी है, मतलब एबीसी की आय निकालनी है, तो इसका मतलब आपको एबीसी के आय का अनुपात अगर पता लग जाए तो क्या आप उसकी आय निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। आय का अनुपात पता लग जाएगा तो 1020 रुपए 1020 को उस अनुपात में बांट देंगे, तो वो कैसे निकलेगा आप समझिए, खेल शुरू होता है। एक्सपेंडिचर का क्या अनुपात है एबीसी के, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्या अनुपात है 16 12 और 9, बहुत ही प्यारे तरीके से करने वाले हैं, समझिए एक एक करके। यहाँ पर साइड में लिखने जा रहा हूं क्या, सबसे पहले ए कितना बचाता है 20%, तो ए अगर 20% बचाता है, अब मैंने आपको ये बताता हूं पहले डिस्कस कर चुके हैं, बचा या खर्च किसमें से होगा, आय में से, भाई जितना कमाओगे उसी में से तो बचाओगे और उसी में से खर्च करोगे, तो 20% खर्च बचाया मतलब 1/5 बचाया, मतलब 5 में से 1 बचाया, 5 में से 1 बचाया, तो 5 कमाया और 1 बचाया, तो कितना खर्च किया रे, 4 खर्च किया, ये मतलब एक्सपेंडिचर खर्च है ना, 4 खर्च किया, यस और नो मानते हो, तो 4 खर्च किया, और वैसे कितना खर्च कर रहा है 16, समझना बेटा गहराई समझना बात की, तो 4 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना 4, 1 बराबर 4 आ गया। मैंने क्या बोला, मैं इससे तुलना कर रहा हूं, ए 20% बचाता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 में से 1 बचाया तो कितना खर्च किया 4, तो हमारे हिसाब से 1 4 खर्च कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो कितना खर्च कर रहा है 16 खर्च कर रहा है ना, तो 4 बराबर 16 तो 1 बराबर 4 और 1 बराबर 4 है, अब 1/4 के बराबर, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी वैल्यू का 4 गुना है, ये तो बात है हमारी वैल्यू का 4 गुना है, तो हमारे हिसाब से आय कितनी है भाई 1 की 5, तो वास्तविक आय कितनी होगी इसका 4 गुना होगी, मतलब 1 की आय कितनी होगी 20 होगी। क्या ये कहानी समझ में आएगी, ये मेन मुद्दा है, मैंने क्या बोला फिर से समझ लो, ए 20% बचाता है, तो मतलब 1/5 5 में से 1 बचाया तो कितना खर्च किया 4,
लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना खर्च कर रहा है 16, तो 4 बराबर 16 तो 1 बराबर 4, तो 1 भाग 4 के बराबर, तो आपकी आय ए की जो है वो 4 गुना होगी, तो 5 का 4 गुना कितना होगी 20, यही मैंने। अब एक बार अगर ए की आय का समझ में आ गया तो अब आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं बी की, तो बी कितना बचाता है भाई 25%, कितना बचाता है 25%, और 25% होता है 1/4, ये तो समझते हैं ना 2500 पर, तो 4 कमाया और 1 बचाया, तो खर्च कितना किया भाई 3, कोई दिक्कत 3 खर्च किया। अगली बार ये माइंड में होने लगेगा, एक बार समझ लो फिर तेज हो जाएगा, तो 3 खर्च किया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना खर्च कर रहा है हमारे इस फॉर्मेट के हिसाब से, इसके हिसाब से करना है ना, तो 3 लेकिन 12 खर्च कर रहा है, तो 1 बराबर कितना यहाँ पर भी 4 आ गया, 1 भाग यहाँ पर भी 4 के बराबर है, जरूरी नहीं बराबर है, अलग भी आ सकता है, 1 बराबर 4 है, तो वास्तविक वैल्यू आपकी वैल्यू का 4 गुना होगी, तो मतलब आपके हिसाब से इनकम कितनी है बी की 4, उसका 4 गुना मतलब कितनी होगी बी की इनकम 16, कितनी होगी 16। क्या बात समझ में आई? तो बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और सी अपनी आय का कितना बताता है 40%, 40% बताता है, 40% बचाता है, 40% होता है आपका 2/5, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2/5, तो मतलब अगर 5 कमाता है और 2 आपका बचाता है तो कितना खर्च करता है भाई 3 खर्च करता है। ई मतलब एक्सपेंडिचर, बार बार बोल रहा हूँ खर्च, तो 3 खर्च करता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर कितना खर्च कर रहा है, यहाँ पर ये 9 खर्च कर रहा है, सी की बात कर रहा हूँ, सी तो 9, तो 3 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना नहीं, तो इसका मतलब वास्तविक वैल्यू कितना गुना होगा 3 गुना होगा, हाँ यार 3 गुना होगा, तो आय कितनी है 5, तो 5 का 3 गुना कितना बेटा 15, 5 का 3 गुना कितना 15, तो इसका मतलब सी कितना बचाएगा, कितनी आएगी सी की 15, यस और नो। और क्या गौर करो, क्या अब एबीसी की आय का अनुपात आ चुका है, एबीसी की आय का अनुपात आ चुका है और टोटल आय आपको पता है, तो अब एबीसी की अलग अलग आय निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, की होगी कोई नहीं होगी ना, यस और नो। ये बात क्लियर है ना, 40% बचाया तो मतलब 2/5, बस यही खेल है, जो इससे इसका और इसका कैसे यूज करना था वही चीज मिली थी। तो अब देखो एबीसी की आय का अनुपात 20, 16 और 15 है, टोटल आय कितनी है 1020, अब मैं बस खाली अनुपात में बांट रहा हूं, तो 1020 को 20 और ये हो गया आपका 16 15 31, तो 51 हो गया, टोटल 51 हो जाएगा ना, 20 16 और 15, और इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और 51 बराबर कितना 1020, तो 1 बराबर कितना 20, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, हाँ यार भाई 51 दूनी 100 तो होता है ना, 1 बराबर 20, और बी की आय कितनी है, बी की आय 16 है ना, एबीसी की आय का अनुपात 20 अनुपात 16 अनुपात, तो 16 गुना 20 मतलब 16 3 दूनी 32, 320, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। यस और नो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया है, एक बार समझने के बाद में अगली बार जोर भी नहीं आएगा इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए। एबीसी की आय का अनुपात कितना था 16 खर्च का अनुपात 16 12 होगा, और वे अपनी बचत कर रहे थे 20%, 25% 40%, और उनकी टोटल इनकम 1020 थी, तो हमें कहीं से भी आय का अनुपात पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हाँ या ना। तो आय का अनुपात हमने निकालने के लिए क्या किया, उसकी बचत का प्रतिशत यूज किया, 20% बचाया मतलब 5 में से 1/5 बचाया, 5 में से 1 बचाया तो खर्च किया 4, अब हमारे साथ 4 खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से 16 खर्च हो रहा है, तो 4 बराबर 16 तो मतलब 1 बराबर 4, मतलब हमारी जो आय आई है उसका 4 गुना करेंगे तो आय हो जाएगी वास्तविक की, तो मतलब 5 का 4 गुना 20, तो ये 20, इसी प्रकार सारे बी और सी। अब इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो कोई तो एक अनुपात आपको पता ही होगा, कोई तो एक या तो आय का अनुपात पता होगा या खर्च का अनुपात पता होगा, ख्याल है, या तो किसका अनुपात पता होगा आय का बेटा या खर्च का, इनमें से कोई एक अनुपात पता होगा और कोई एक प्रतिशत पता होगा, और दूसरा कहीं ना कहीं खेल रहा होगा, दिमाग में रखिए। और जो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक टाइप का पहले की और एक टाइप के अब करना है, एक क्वेश्चन और करेंगे इस प्रकार का ताकि और क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद 3 में कोई और सवाल बचेगा नहीं बेटा। आओ देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो बेटा एकदम वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले था, बस कुछ चीजें इस बार चेंज है। तो क्या है बोल रहा है, द पिछले कंसेप्ट द टोटल इनकम ऑफ एबीसी इज 505 रुपीस, ए स्पेंड 80%, बी स्पेंड 85% एंड सी स्पेंड 75%, and the ratio of their savings is 5:6:9. Find the income of A. ABC की आय, कुल आय दे रखी है 5050 रुपए, खर्च क्रम से खर्च का प्रतिशत दे रखा है और बचत का अनुपात दे रखा है। गौर करने वाली बात है ना। पिछली बार बचत का अनुपात, बचत का प्रतिशत दे रखा था और खर्च का अनुपात दे रखा था, कुल आय दे रखी थी। तो कहीं ना कहीं वही चीज करना है आपको कि आपको किसी भी तरीके से क्या निकाल लेना है, आपको टोटल आय का अनुपात निकाल लेना है, और वो दोनों चीजें निकल। बस इस बार उल्टा क्या कर दिया, इस बार खर्च का तो प्रतिशत दे दिया, आय का बचत का अनुपात दे दिया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सेविंग लिख लेता हूँ एस, ए बी और कौन सी। क्या अनुपात है 5
6 और क्या 9, और यहाँ से इनकम बना लेंगे हम लोग। और अब मुझे बताओ सबसे पहले ए का खर्च कितना 80%, और भाई खर्च हो चाहे बचत हो आय में से ही होती है, तो 80% मतलब 4/5, 80/100 4/5, ये तो समझते हैं 4/5। तो 5 में से 4 खर्च कर दिया तो मेरे भाइयों कितना बचा लिया, 1 बचा लिया, क्योंकि इस बार खर्च दे रखा 5 में से 4 खर्च कर लिया तो कितना बचा लिया, 1 बचा लिया। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना बचा रहा है 1, 5, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर कितना 5। वही कहानी एकदम ऐसा ही, बस इस बार उल्टा कर दिया, बचत का अनुपात दिया, खर्च का प्रतिशत दिया। तो 1 बराबर 5, तो इनकम कितना होगा 5 गुना 5 मतलब कितना हो गया 25, तो 1 की इनकम 25। यस और नो, कोई आपत्ति इसमें, वही कहानी। दूसरा बी कितना भाई 85%, तो 85% होता है 85/100, तो ये 17/20 हो जाएगा। गलत तो नहीं हूं मैं, 17/20 समझ रहे हो ना, 85/100 17/20। तो 20 कमाया और 17 उड़ाया तो कितना बचाया 3 बचाया, एस मतलब सही। और वैसे कितना बचा रहा है बी 6, तो 3 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना 2, 1 बराबर कितना 2, तो इसका मतलब 20 दूनी 40, तो बी की आय कितनी होगी 40 होगी। क्या भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब किसकी बात कर लेते हैं, सी की बात कर लेते हैं। अब सी की बात करें तो सी कितना भाई 75% खर्च कर रहा है, तो 75% होता है कितना 3/4, कितना होता है 3/4, 75% 3/4, तो 4 कमाया 3 खर्च किया तो कितना बचाया 1 बचाया, 1 बचाया। और वैसे कितना बचाना है 9, तो 1 बराबर 9, तो 4 गुणा 9 कितना 36, 4 गुणा 9 कितना बेटा 36, यस और नो। तो इसका मतलब सी की आपकी जो आय है वो 36 होगी कि नहीं होगी 36, कोई डाउट इसमें, तो 36 होगी। तो ए बी सी के आय का अनुपात आगे यही चाहिए था 25, 40 और 36, और टोटल आपको पता है कितनी आय है 5050 रुपए। तो 5050 रुपए को इस अनुपात में बांटो, यहाँ पर लिखो 5050, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 5050 रुपए यहाँ पर लिख दिए इस अनुपात में। 40 और 25 और 40 65 और 36 आई थिंक 101 101, और 101 बराबर 5050, तो 1 बराबर कितना 50, 1 बराबर 50 है, 5 गुना हो गया इसका, 101 बराबर 5050, तो 1 बराबर कितना 50, और 1 बराबर 50, तो किसकी आय पूछी आपसे ए की आय पूछी, ए का कितना है 25, तो 25 गुणा 50, 25 पंजो 125 1250, 25 गुणा 50, तो 25 गुणा 25 गुणा 5 125 और 0 लगा दे 1250, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। यस और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से एक का प्रतिशत और एक का अगर अनुपात दिया है और कुल आपको आय दी है तो 3 में इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, और किसी तरीके से 3 का सवाल नहीं बनेगा। यही तरीके जिसमें 3 में आय व्यय और खर्च का सवाल बन सकता है, पहले एग्जाम में आया हुआ है या आगे आ सकता है, और ये वो बेस्ट से बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। बस प्रैक्टिस करिए साथ साथ, इस तरीके क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्स में, आगे भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो समझते हैं क्या कह रहा है। The price of gold is directly proportional to the square of its weight. A person broke down the gold in the ratio 3:2:1 and sold it, incurs a loss of rupees 4400, find the initial price of the gold. सोने की कीमत उसके वर्ग के समानुपाती, मतलब इसके वजन के वर्ग के समानुपाती, मतलब जितना वजन है उसका वर्ग करोगे तो उसकी कीमत आएगी। जैसे अगर 6 किलो वजन है तो 36, 7 किलो वजन है तो 49, 10 किलो वजन है तो 100 रुपये, इस तरीके से। इस आदमी ने सोने को 3:2:1 में तोड़ दिया और बेचने पर उसे 4400 रुपये का नुकसान हुआ, तो सोने की प्रारंभिक कीमत क्या था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो समझते हैं। सबसे पहले तो इसकी मतलब क्या बोला, इस लाइन का क्या मतलब है, इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, मतलब जितना वजन है ना बेटा उसका वर्ग करोगे तो उसकी कीमत आएगी। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर 50 किलो वजन है तो 50 का वर्ग मतलब 2500, 5 का वर्ग 2500, 0 0 2 लग गया, मतलब 50 किलो वजन होगा अगर सोने का तो उसकी कीमत 2500 रुपये होगी। वैसे क्या बात कर रहे हैं 50, ऐसा होता नहीं, लेकिन इसमें है ना, वो ऐसे तो बहुत ही ज्यादा अंतर आता है, तो वर्ग के समानुपाती ये बोल रहा है। अब आपकी अनुपात में जोड़ा गया 3:1, 2:1, मतलब इनिशियल वेट की मैं प्रारंभिक वेट की बात करूं, प्रारंभिक वेट की मैं, तो मुझे बात बताओ वेट भाई 3:2:1 में तोड़ा गया, तो इसका मतलब टोटल वेट कितना रहा होगा, 3 शुरुआत में तोड़ने से पहले 3 + 2 + 1 मतलब 6 रहा होगा, नहीं रहा होगा क्या भाई, 3:2:1 में तोड़ा गया
तो टोटल 3 2 5 और 1 6, टोटल वेट तो 6 ही रहा होगा ना। और इसका मतलब वेट 6 रहा होगा, तो अगर मैं इनिशियल प्राइस निकालूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 6 का स्क्वायर 36। क्यों? क्योंकि यही तो दे रखा है उसने कि इसकी जो कीमत है वो इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो वजन 6 है, तो मतलब इनिशियल प्राइस कितनी रही है, 36 रही। हाँ यार, ये शुरुआत की बात है, ये तोड़ने से पहले भाई तोड़ा 3 2 1 में है, तो इसका मतलब टोटल वेट तो 6 रहा होगा, और टोटल वेट 6 रहा होगा तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या, प्राइस 36 होगी कि नहीं होगी 36, तो प्राइस 36 है बेटा। अब समझो, अब क्या हुआ, टूट गया 3 2 1 में, तो अब इसकी कीमत लगाओगे तो इसका जो अगर कीमत बनेगा, फाइनल प्राइस जो बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, ये भी इसके वर्ग, जो वजन के वर्ग के समानुपात होगी। तो पहले का वजन 3 है, तो मतलब 3 का स्क्वायर, पहले का वजन 3 है, पहले टुकड़े का टूट गया, तो पहला टुकड़ा 3 का है, 3 किलो का मान लो, तो उसका प्राइस कितना होगा, 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा कितने का है, 2 का है, तो इसका मतलब उसका प्राइस कितना होगा, मूल्य कितना होगा, 2 का स्क्वायर, और तीसरा वजन कितना है, 1 है, तो इसका प्राइस कितना होगा, 1 का स्क्वायर। हाँ यार, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 1 कितना हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये कब का मूल्य बेटा, शुरुआत का, और ये मूल्य कब का, अब का। तो आप साफ बताओ, पहले 36 में बिक रहा था, 14 में बिक रहा है, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, साफ साफ पता लग रहा है। और कितने का नुकसान हो रहा है, 36 माइनस 14 मतलब कितने का नुकसान हुआ, 22 हुआ कि नहीं हुआ, 22 का नुकसान। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसके जो उसका वजन था उसका वर्ग कर दिया, तो उसकी कीमत आ गई। शुरुआत में 3 2 5 1 6 टोटल बन रहा होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। उसके बाद में फाइनल प्राइस अलग अलग टुकड़ों में है, तो अलग अलग टुकड़ों में उसका वजन है, तो मूल्य भी टुकड़ों में बनेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 36, और बाद में 14, 36 माइनस 14 मतलब 22, और 22 की वैल्यू कितने के बराबर है, लॉस कितने का होगा, वैसे 4400, तो 22 बराबर 4400, तो 1 बराबर कितना, 22 44 1 बराबर 200, 1 बराबर 200। हाँ यार, कोई भी तगड़ी चीज नहीं, और 1 बराबर 200 आ गया। तो पहले स्टार्टिंग में क्या पूछा आपको, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत इनिशियल प्राइस कितनी थी, 36, तो 36 गुणा 200, तो 36 दूनी 72, तो आंसर कितना आ गया, 7200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। इसने क्या बोला, सोने की कीमत उसके वर्ग के समानुपाती। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो उसका वजन होगा उसका वर्ग करोगे तो उसकी कीमत आएगी। तो इसका मतलब पहले 3 2 1 में तोड़ा, तो 3 2 1 में तोड़ने से पहले तो टोटल 6 रहा होगा ना, 3 2 5 और 1 6, टोटल तो 6 रहा होगा, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 रुपए, 36 का बिका होगा। और अब टुकड़ों में तोड़ने के बाद 3 का स्क्वायर, 3 है वजन, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 रुपए बिका, 2 का स्क्वायर मतलब 4 रुपए बिका, 1 का स्क्वायर मतलब 1 रुपए बिका, 9 4 13 1 14 में बिक गया। तो बेटा 14 में बिका, पहले 36 में बिका, तो साफ साफ 22 रुपए की हानि। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 4400 रुपए, तो 22 बराबर 4400, तो 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, 36 गुना 200 7200 सामने आ गया। इतना आसान है। तो पहले कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाएगा। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे। अब देखिए बेटा, उसी प्रकार का एक सवाल है, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के रूप में लाया हूँ, ठीक है। करेंगे और आंसर बताएंगे ईमानदारी से। पढ़ देता हूँ मैं, क्या है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, लेकिन कंसेप्ट वही है। कॉस्ट ऑफ स्टोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वही बात, स्क्वायर के वेट का स्क्वायर करोगे तो कॉस्ट आएगी इसकी। स्टोन इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स whose weight are in the ratio 3:4:5. If the stone had been broken into 3 equal parts by weight, then there would have been a loss of 800. ये इंपॉर्टेंट है। वैसे 3:4:5 में बांटा जाता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। फाइनल कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल वेट। एक पत्थर की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यदि पत्थर को 3 भागों में तोड़ा जाए जिसके वजन का अनुपात ये 3:4:5 है, यदि पत्थर का 3 बराबर हिस्सों में टूटता है तो 800 रुपए का नुकसान होता है। तो पत्थर का वास्तविक कीमत क्या है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले जो वजन था उस और तोड़ा उसमें नुकसान होता है। इस बार नुकसान किस वजह से होता है वो तुलना कहां करोगे, मैं हिंट देता हूं। 3:4:5 में तोड़ा, फिर कुछ मूल्य बना होगा, और एक उसी चीज को बराबर तोड़ा जाए, 3 बराबर हिस्सों में तोड़ा जाए, तो तोड़ के फिर बेचा, तो उसमें उसे 800 रुपए का घाटा हुआ, तो उसमें 800 रुपए का घाटा हुआ। तो वास्तविक कीमत ज्ञात करो। ऑप्शन 57,600, 59,800, 61,300 और 73,400। आप देखिए, बनाइए और आंसर बताइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बार क्या है, वजन के वर्ग के समानुपाती है, लेकिन घाटा और नफा इस आधार पे पहले इसमें बांटा गया है और फिर बराबर हिस्सों में तोड़ा। तो पहले टोटल वेट निकालने करिए कोशिश, नहीं बनेगा तो पूछिएगा, अदरवाइज अगर बन जाएगा और बन जाना चाहिए और लिख के बताइए। क्लियर है, आंसर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा चीजें पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होगी, अच्छी तो लगी होगी, इतनी मेहनत आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, इनकम एक्सपेंडिचर 3 में आ जाए तो क्या, और इस तरीके से पत्थर को तोड़ने पर या दिल टूटने पर
क्या होता है, ठीक है, वो सब हमने सीखा, खैर वो तो मजा आता। तो कल मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, इसको समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए और कोई डाउट होता है तो पूछिए।